वोल्टमीटर वोल्टमीटर के बारे में अपन पढ़ रहे थे बेटा, क्या होता है ये? वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस होती है। है ना बेटा? ये बात समझ में आती है? यस सर। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर having full scale deflection of 10 milliampere is to be converted into a voltmeter having 5 volt range, then what resistance must be connected in series with galvanometer coil? Resistance of galvanometer is 100. Resistance of galvanometer is 100.
क्या ये पता कर सकते हैं कि बच्चों सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा अब दिख रहा है। क्या क्या है आंसर? देखो V जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो किसके बराबर होगी? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस वो रेजिस्टेंस जो अपन उसके सीरीज में लगाने वाले। वोल्ट मीटर की रीडिंग की मैक्सिमम वैल्यू पता चाहिए आपको, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर को मैक्सिमम जब रखोगे तभी वोल्ट मीटर की रीडिंग मैक्सिमम होगी। अब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना फ्लो करा सकते हो? 10 मिली एम्पियर। तो 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर की रीडिंग मैक्सिमम क्या हो सकती है? 5 वोल्ट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस आर। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस आर इक्वल टू 5/10⁻²। तो 100 प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। तो आर आ जाएगा कितना? 400। क्यों भाई? ये बात समझ में आती है? हाँ बच्चों, समझ में आया ना? यस सर। सर एक मिनट ऊपर का दिखा सकते हैं? ऊपर तो क्या लिखा है मैंने? कुछ नहीं लिखा। होगा सर। मानो हमसे ऐसा कहा जाए कि ये एक अमीटर है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर following circuit is set। है ना?
Ammeter and voltmeters are non-ideal. Ammeter and voltmeters are non-ideal, and their readings are 5 ampere and 20 volt respectively. Then find the value of the resistance up. मतलब कौन सा ऑप्शन इनमें से ज्यादा सही? कि R जो है वो 5 ओम है, R जो है वो 5 ओम से बड़ा है, R जो है वो 5 ओम से छोटा है, या none of the above. या ऐसे लिख दो insufficient data. क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें? हाँ बेटा, क्या आंसर होगा इसका? देखो
एक्चुअल में जो इस रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा होगा वो 5 एम्पियर से कम होगा ना, क्योंकि 5 एम्पियर तो करंट जा रहा है एमीटर से, और जो 5 एम्पियर में से करंट जा रहा है उस करंट से कुछ एक्स अमाउंट वोल्ट मीटर में से भी चला जाएगा। तो रेजिस्टर में से जो करंट जाएगा वो तो 5 माइनस एक्स ही रहेगा। अच्छा, वोल्ट मीटर जो रीडिंग नाप रहा है वो रजिस्टर के अक्रॉस वाली रीडिंग है ना। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है? वोल्ट मीटर की रीडिंग है 20 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस को क्या लिख देंगे? 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स, इतना एम्पियर करंट। तो रेजिस्टेंस आ गया 20 अपॉन 5 माइनस एक्स, इतना। क्या ये रेजिस्टेंस 4 ओम से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि 20 अपॉन 5 होता तो वैल्यू 4 आ जाती, लेकिन ये तो 5 से कम है थोड़ा, तो ये वैल्यू 4 से बड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चा? यस Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब, अरे यार मेरे को सारे ऑप्शन 4 वाले बनाने थे। 4 से तो 4 है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, क्या ये बात समझ में आती है भाई सबको? Yes, sir. और देखो, और एक सवाल कराते हैं। मान लो जैसे हमें कहा जाए कि ये एक दो रेजिस्टर्स हैं, है ना, और ये एक बैटरी। और मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है एक एमीटर, और इधर लगा हुआ है एक वोल्ट। ठीक है। और ये बैटरी का बारे में हमको दिया हुआ है, बैटरी का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट। हमें दिया हुआ है कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर वी एंड आई रेस्पेक्टिव। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर वी एंड आई रेस्पेक्टिवली। ठीक है। नाउ इफ
हाँ if क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। एक बार दूसरे बात में पड़ता है, अपन बात करते हैं किसके पोटेंशियोमीटर। वो ये भी क्या होता है? वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइस ही होता है, बट it does not employ any coil or any spring. और इस तरह से समझो तुम कि इसमें क्या होता है ना, एक वायर होता है,
इस वायर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर। और ये कनेक्टेड होता है एक बैटरी के अक्रॉस। और यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टर भी लगा होता है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ये कोई प्राइमरी बैटरी होती है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर एक ओपन टर्मिनल दिया होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड, एक गैल्वेनोमीटर का दूसरा। ठीक है। अब जिस भी सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको क्या करना है? जैसे लेट्स से कि ये कोई सर्किट है, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना। तो आप क्या करो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ से कनेक्ट। तो क्या होगा, लेट्स से ये पॉइंट है बी, ये है सी, है ना। अब बी तो आइडियल वायर से यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो जो कंडक्टर के लेफ्ट एंड का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल बी का भी पोटेंशियल हो गया। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, देखो ये जो कंडक्टर है इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, और करंट की डायरेक्शन में जाते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना। तो बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जा रहा है। उसी तरह से बी और सी की भी अगर कंपैरिजन करूं तो क्योंकि यहाँ पे भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बी के कंपैरिजन में सी का पोटेंशियल कम है। बी के पोटेंशियल में यहाँ के आगे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल कम है। अगर कोई ऐसा पॉइंट इस पूरे कंडक्टर पर मेरे को मिल गया, मिल तो सकता ही है कि उसका पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल बराबर हो गया है, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। If Vp becomes equal to Vc, implies current through galvanometer becomes, and vice versa. है ना? मतलब हम क्या करते हैं, ये जो की होती है इसको बोलते हैं जॉकी। दिस जॉकी is slid over the potentiometer wire. Jockey is slid over the potentiometer wire. And if potential of some point P on the wire becomes equal to potential of C, then current through galvanometer becomes zero. This point is called as balanced point. Point is called as balance point on potentiometer वन, है ना। और ये जो लेंथ होगी
इस x को कहेंगे बैलेंस लेंथ इसको कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। अब अगर मुझे इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया तो बोल सकता हूँ वही पोटेंशियल ड्रॉप ये वाला भी है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियोमीटर, है ना। हम क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर सो लास्ट पेज कॉपी करना है। एक और ऊपर से सर ये डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो बेटे क्या, सर थोड़ा बड़ा ये डायग्राम एक बनाओ ना। देखो, हाँ सर। देखो, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, ये एक बैटरी, ये एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका भी कुछ, ये भी एक रेजिस्टर की तरह से मान सकते हो तुम, है ना। कंडक्टर है तो कुछ रेजिस्टेंस तो है ही इसका। अच्छा एक बार और डायग्राम बना देता हूँ इसका। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है आपका,
प्राइमरी सर्किट, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी और सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के, कैलकुलेट करने के काम लेंगे। ये जो पूरा हमने बनाया है इसको हम पोटेंशियोमीटर, यही है पोटेंशियोमीटर। ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसी को आप कहोगे दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर भी है। अब मान लो आपके पास दिया गया है ये कोई और सर्किट, है ना, जैसे और आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को आपस में। तो ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी को ए से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब बी और ए का पोटेंशियल बराबर हो गया। ओके, अब देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर बेसिकली कॉइल है, उस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस है ना। अगर पी और सी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाए, किसका, पी और सी पॉइंट का, इफ पोटेंशियल ऑफ पी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, तो क्या होगा बेटा, क्या मैं बोल सकता हूँ VB माइनस VC, VB माइनस VC बराबर हो जाएगा VA माइनस VP के। VB की जगह VA रख दिया और VC की जगह VP रख दिया, है ना। और मेरे को VB माइनस VC तो कैलकुलेट करना था, तो VB माइनस VC कैलकुलेट करने की जगह हम VA माइनस VP भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा हम। समझा सर। दूसरा क्या बात होगी कि क्योंकि VP VC के बराबर हो गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो प्राइमरी सर्किट है और ये जो ऊपर वाला सेकेंडरी सर्किट, ये इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के। ये ऐसा बिहेव करेंगे एज इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि ये कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो यहाँ से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट इस लूप में अपना अलग फ्लो करता जा रहा है और ऊपर वाले लूप में अपना अलग करंट फ्लो करता जा रहा है। ये वाला लिंक तो ब्रेक हो गया, समझ में आएगा। हाँ सर। ये सर्किट और ये सर्किट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कब, जब सिर्फ एक मोमेंट पे इंडिपेंडेंट हो गए, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा, और वो जीरो डिफ्लेक्शन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आएगा, है ना।
वो जो पॉइंट की ए एंड से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, और पी पॉइंट को बोलते हैं बैलेंस पॉइंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो एपी लेंथ होती है बैलेंसिंग और पॉइंट पी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग पॉइंट। एट दिस पॉइंट करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, है ना। अच्छा, हमें कोई सपना थोड़ी आएगा कि इतनी दूरी पर बैलेंस पॉइंट है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो जॉकी है उसको पूरे वायर पर टच करा करा के देखना पड़ेगा। और हर अलग अलग पोजीशन के लिए गैल्वेनोमीटर में से करंट देखना पड़ेगा। हर अलग अलग पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर में से करंट देखना। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 आता है तब जाकर के आप रुक जाओ। उस समय पर ये लेंथ, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हुए। आपको नापना ये है। आपके इस सर्किट के बारे में लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इधर वाले सर्किट के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। तो आप ये लेंथ पता, ये वाला ड्रॉप पता लगा लो, जो ड्रॉप ये है वही ड्रॉप ये है। और क्योंकि ये नीचे वाला सर्किट ऊपर वाले सर्किट से कोई करंट भी नहीं खींच रहा, तो ये उसके इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बारे में कुछ चीज नहीं भी पता होगे तब भी अपन सारी कैलकुलेशन नीचे वाले सर्किट के बारे में कर। ये जॉकी को यूं स्लाइड करते हुए पूरे वायर पे मूव करवाते हुए लाते हैं। जहाँ पे देखा कैल्वेनोमीटर 0 करंट शो कर रहा है वहीं पे रुक जाओ, ये लंबाई नाप लो। हाँ, फिर उसके बेसिस पर आगे कैलकुलेशन की जाती है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखो क्या मुद्दा है कि ये लेंथ से वोल्टेज कैसे निकालो, है ना। देखो, जो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर होगा, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन galvanometer shows 0 degree, तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर कितना आएगा, EP अपॉन RP प्लस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ ये पूरा वायर AB मतलब इसको कुछ और नाम दे दो, AB। ये बात समझ में आती है? इस सर्किट में लगा दिया अपन EMF डिवाइडेड बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, और इस पूरे वायर का जो भी रेजिस्टेंस होता है। ये बात समझ में आती है? हाँ? अब अगर इतना करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट AP, AP सेगमेंट के अक्रॉस ड्रॉप कितना है, ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट AP, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऐसा कर सकते हैं। तो EP अपॉन RP प्लस
आर एच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एडी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं रेजिस्टेंस ऑफ एपी से, नहीं और रेजिस्टेंस ऑफ एपी को क्या लिख दोगे आप? इसको रो इनटू लेंथ एपी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी बची है, क्या ये एक गिवन सेटअप के लिए कांस्टेंट वैल्यू इसको मान लें, तो इस पूरे को कुछ के नाम दे, तो ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट एपी कितना हो जाएगा? ड्रॉप अक्रॉस सेगमेंट एपी ये आ जाएगा के इंटू लेंथ के जो है एक तरीके से क्या है, के को आप समझ सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियल मीटर। ये बात समझ में आती है? यस सर। भाई एलएचएस में जो लिखा हुआ है उसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट, इसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर। तो के क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया नहीं हो गया? इस के की यूनिट है वोल्ट पर, तो वोल्ट पर मीटर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, वो एक बार आप कैलकुलेट करके रख लो, उस पर आपका काम हो जाएगा, है ना? सर एक बार ऊपर का देखो। हाँ देख लो। सर आप जॉकी वाला पेज दिखा सकते हो? सर इसके ऊपर वाला। ये ऊपर वाले में क्या देखना? हो गया सर। सर हो गया सर। देखो जैसे एक सवाल करो, तो मान लो हमें कहा जाए कि ये कोई पोटेंशियोमीटर है और
हमने क्या किया, पहले एक सेल E1 लिया, है ना, और गैल्वेनोमीटर से बैलेंस लेंथ हमने ऑब्टेन करी, और a cell of EMF E1 equal to 20 volt, a balancing length of कितना 12 centimeter is obtained. हमें पता करना, find the EMF of a cell which gives balance length of 50 centimeter with same potential. Which gives balance length of 50 centimeter with same potential. तो इनके कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने 20 वोल्ट का सेल और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल एक पोटेंशियोमीटर के अगेंस्ट बैलेंस किया, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आती है वो आती है कितना, 12 सेंटीमीटर, है ना। और फिर आपने कोई और सेल ले लिया, कोई और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका, तो उसके साथ बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है, उसके साथ बैलेंस लेंथ आ रही है 50। ऐसा है तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो बैलेंस लेंथ का मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो बैटरी से भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, बैटरी से अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का ईएमएफ के बराबर ही होगा, और 20 वोल्ट को हम K इंटू 12 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। K वो कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बच्चा, उसी तरह से सेकंड वाले केस में
जब गैल्वेनो बैलेंस लेंथ आई है तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेल से भी कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये वाला ड्रॉप ई के बराबर है, और ये ड्रॉप बराबर होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर के ड्रॉप और ई बराबर होना चाहिए। तो ई को लिख सकते हैं के इंटू 50। आप दोनों को डिवाइड कर दो, ई डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 50/12। तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी, 50 इंटू 20/12। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 250/3, 83.33 वोल्ट के बराबर ये वैल्यू। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर मतलब as long as potentiometer circuit remains same, potential gradient remains। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अगले सवाल पे चलेंगे। सर एक मिनट सर। डन सर। और देखिए, तो पोटेंशियोमीटर can be used to measure internal resistance of a cell। कैसे? देख, ये सेल हमने लिया, ये एक रेजिस्टर, अब आप क्या करते हो, ये कोई की है ना? मतलब ये कोई ऐसा जुगाड़ होता है कि इसमें क्या है, आप कोई की इंसर्ट करते हो तो ये ऊपर वाला सर्किट बंद हो जाता है, और की निकाल देते हो ये सर्किट खुल जाता है। हाँ, हम क्या करते हैं, अब बैलेंस लेंथ L1 is obtained with K open and
of balance length L2 is obtained with K closed. Now find the internal resistance of the system. अब देखो बच्चों, when K is open, जब ये स्विच ओपन है तो इस वाली ब्रांच से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। बैलेंस लेंथ L1 आ गई है तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट फ्लो नहीं, ना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है ना यहाँ से, तो इससे भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले सर्किट में तो ड्रॉप ईएमएफ के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब L1 लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप ईएमएफ के बराबर है, और L1 लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप को K इंटू L1 लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ E बराबर है K इंटू L1। और जब मैंने की को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, और नई बैलेंस लेंथ L2 ऑब्टेन कर ली, तो उस समय पर गैल्वेनोमीटर से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। लेकिन ऊपर वाले ब्रांच में तो अलग से करंट और नीचे वाली ब्रांच में तो अलग से करंट फ्लो करता रहेगा। अब ऊपर वाली ब्रांच में अगर करंट फ्लो करेगा, बैटरी से करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो जो बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप है वो ईएमएफ के बराबर नहीं आएगा, ईएमएफ से कम आएगा। कितना आएगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या उसको वो जो बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप आएगा वही रजिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप आएगा, तो क्या उस ड्रॉप को ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर ऐसा लिख सकता हूँ। और ये जो ड्रॉप है वो L2 लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप आना चाहिए, क्योंकि L2 पर बैलेंस लेंथ आ रही है, तो इसको K इंटू L2 लिख सकते हो। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, R प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 बाई L2, यानी 1 प्लस आर बाई आर इक्वल टू L1 बाई L2, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1। तो यहाँ से स्मॉल आर की क्या वैल्यू आ गई, कैपिटल आर इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? क्या ऐसी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। सर हाँ, सर सेकंड इक्वेशन कैसे आई? अरे मैं देखो ना, तो वैसे सोचो इसका अलग से समझ लो। की क्लोज कर दिया अपन ने, फिर सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करने लगेगा, E अपॉन आर प्लस आर। तो ड्रॉप कितना आएगा,
ए अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, इतना ड्रॉप आ जाएगा। यस सर। जो ड्रॉप यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, और जो ड्रॉप यहाँ होता है वही ड्रॉप पोटेंशियोमीटर की बैलेंस लेंथ के अक्रॉस भी होना चाहिए। क्या बेटे? यस सर। तो वही ड्रॉप मैंने इस L2 लेंथ के अक्रॉस भी कर दिया। L2 लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? K इंटू L2, है ना? और यस सर। जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तब तो ये ड्रॉप E के बराबर ही था, है ना? तो E को क्या लिख दिया था? K इंटू L1। ये कब था? व्हेन K वॉज, क्यों बच्चे? यस ये सर। बात समझ में आती है? यस सर। हाँ, अब इसमें एक दो चीज और समझ सकते हैं आप कि ये रियोस्टेट का क्या काम है, या फिर वैसे कोई और है, मान लो आपके पास भाई, क्योंकि हम एक मिनट बच्चा, हाँ बच्चों, क्या बात समझ में आती है? यस हेलो, एम आई ऑडिबल? सर। यस सर। ओके, तो ये समझ में आया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल पोटेंशियोमीटर से कैसे नाप सकते हैं, यस सर। है ना? अब देखो इसमें ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर की मेन वर्किंग। मेन वर्किंग मतलब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो क्या है?
देखो, वोल्ट मीटर जब वोल्टेज नापता था तो क्या करता था, वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट ड्रॉ करता था कि नहीं? वोल्ट मीटर जब करंट नापता था तो वो भी कुछ करंट ड्रॉ करता था, है ना? करंट ड्रॉ करता था से हमारा मतलब क्या है कि भाई जब तक गैल्वेनोमीटर के कॉइल में से कोई करंट जाएगा नहीं तब तक उस पे टॉर्क नहीं लगेगा, तो वो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना? लेकिन अगर मान लो कि आप किसी करंट को मेजर करना चाहते हो लेकिन आपका जो डिवाइस है वो खुद कुछ करंट ड्रॉ करने लग जाए तो क्या होगा? आप ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को तो अफेक्ट कर ही रहे हो, एक तरीके से कर रहे हो कि नहीं बेटे? Yes, sir. आप ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को तो अफेक्ट कर ही देते हो। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर अफेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं एरर आ गई आपके मेजरमेंट में। क्यों बेटे, करंट के मेजरमेंट में कुछ एरर आ गई कि नहीं आ गई, Yes, sir. है ना? तो ये लिमिटेशन है किसकी, वोल्ट मीटर और अमीटर की, है ना? जो कि वो मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट पे जो डिवाइस काम करती हैं उनकी ये लिमिटेशंस हैं कि वो कुछ ना कुछ एरर इन मेजरमेंट उनकी वजह से आ ही जाएगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर जिस तरह से काम करता है ना? पोटेंशियोमीटर जिस तरह से काम करता है, इसमें क्या हो रहा है भाई, ये तो करंट नापता ही तब है, मतलब वोल्टेज नापता ही तब है जबकि करंट कुछ प्राइमरी जो मेन सर्किट है उसमें से पोटेंशियोमीटर सर्किट कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, उस समय पर अपन रीडिंग नापते हैं। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो मतलब हमारे तो दोनों सर्किट क्या होते हैं, आपस में डिटैच हो जाते हैं, तब जाकर के अपन रीडिंग नापते हैं, है ना? तो जब दोनों सर्किट एक दूसरे से डिटैच है तब आप रीडिंग नाप रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर सर्किट मेन सर्किट को प्रभावित नहीं कर रहा है ना? जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखो कि आपका जो ऊपर वाला सर्किट है वो एक्चुअल सर्किट है ना, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हो, और नीचे वाला सर्किट जो है वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियोमीटर। तो क्या ये पोटेंशियोमीटर ऊपर वाले सर्किट को कुछ अफेक्ट कर रहा है? No, sir. पोटेंशियोमीटर जो है वो ऊपर वाले सर्किट को कुछ अफेक्ट कर ही नहीं रहा, है ना? क्योंकि जब वो करंट उसमें से नापता है तब वो गैल्वेनोमीटर का जब बैलेंस पॉइंट आ जाता है तब तो वो करंट नापना चालू करता है बेचारा। ये क्या, ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे? तो इस तरह से क्या है, ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये एक नॉर्मल सर्किट, नॉर्मल वोल्टमीटर या एमीटर के तुलना में एडवांटेजियस होता है। इट इज एडवांटेजियस इन कंपैरिजन टू योर voltmeter in the sense that it does not affect the resistance of the it does not affect the resistance of the क्या, it does not affect the resistance of the मेन सर्किट जिसमें से करंट नाप रहे हैं उसके रेजिस्टेंस को ये अफेक्ट नहीं करता। इट डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मेन सर्किट। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब हम तो कहते हैं कि साहब आप पोटेंशियोमीटर सर्किट को सेम रखो, पोटेंशियोमीटर सर्किट को सेम रखो, है ना? पोटेंशियोमीटर सर्किट को अगर अपन सेम रखें तो फिर ये रियोस्टैट की क्या जरूरत है? जैसे अपन ने नीचे एक वेरिएबल रेजिस्टर आर एच लगा रखा है ना, ये वाला देखो आपने एक लगा रखा है
ये वाला रेजिस्टर रियोस्टैट, ये लगा रखा है, आप लगा रखा है कि नहीं लगा रखा? Yes, sir. अब ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको अगर मैं इधर मूव करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सर्किट के अंदर कम रेजिस्टेंस आएगा ना। और अगर मैं ये वाली जो एरो है उसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सर्किट के अंदर है, राइट वाला तो किसी यूज का नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो क्या है, जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है यानी के को कांस्टेंट रखते हैं। तो के को कांस्टेंट रखते हैं, वो के तभी कांस्टेंट रहेगा जब ये ईपी आरपी आरएच वायर की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करो, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इनमें से किसी को भी बदल दिया तो के कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो फिर वेरिएबल रेजिस्टर लगाने का मतलब क्या है? अब देखो इसमें दो मुद्दे हैं, आप समझना। देखो अब थोड़ी बारीकी वाली बात कर रहे हैं अपन, कि जैसे ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, हमने क्या किया, एक प्राइमरी सेल इसमें लगा दिया, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये आपने रियोस्टैट लगा दिया, है ना। अब देखो क्या है, इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आई। उस पूरे करंट को अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे वायर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये पूरे वायर में पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा मेरे को, मिल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर करंट को मैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे वायर ए बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो मिल जाएगा, Yes, sir. है ना। अब मान लो कि आपने क्या किया, आपको ये कुछ वैल्यू आ रही है, मान लो ये वैल्यू आ रही है, लेट्स से 20 वोल्ट आ रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो वोल्टेज मेजर करना है, ये कोई सर्किट बना हुआ है ऐसा, इसमें वोल्टेज मेजर करना है। ये वोल्टेज 20 वोल्ट से ज्यादा है, मान लो ये वोल्टेज जो है वो 22 वोल्ट है। तो आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट का तो पोटेंशियल बराबर कर दिया, है ना। मतलब इसका x वोल्ट था तो इसका भी x वोल्ट हो गया। अब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है x-22। लेकिन आप इस पूरे वायर पे मूव कर जाओगे, बिल्कुल बी तक मूव कर जाओगे, तो आपको तो पोटेंशियल x-20 से कम मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा करके जॉकी को स्लाइड करवा 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 के ढूंढ रहे हो कि x-22 कहाँ मिलेगा, x-22 कहाँ मिलेगा, x-22 कहाँ मिलेगा। x-22 मिलेगा ही नहीं आपको, आप बी पॉइंट तक पहुंच जाओ, क्या आपको x-22 मिल पाएगा? नहीं, sir. बी पॉइंट तक पहुंचकर भी आपको x-22 नहीं मिल पाएगा। अगर बी पॉइंट तक पहुंचकर भी आपको x-22 नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कभी भी जीरो रीडिंग शो करेगा ही नहीं, है ना। Yes, इफ sir. voltage to be measured is greater than VAB, इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर will never show zero reading। तो अब अगर आप चाहते हो कि गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो बढ़ाना पड़ेगा ना। टोटल ड्रॉप को आपको बढ़ाना पड़ेगा, टोटल ड्रॉप को आप कुछ 40-45 वोल्ट हो जाए ऐसा इंतजाम करो, क्यों बेटे। हाँ, sir. और वो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट बढ़ाना पड़ेगा, VAB बढ़ाना पड़ेगा, VAB के लिए आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा। अब करंट कैसे बढ़ाओगे आप इस सर्किट में, तो करंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो रियोस्टैट का यूज करते हैं।
रियोस्टैट को डिक्रीज करके करंट बढ़ा लेते हैं, करंट बढ़ जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी भी बढ़ जाता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप रियोस्टैट को पहले ही 0 कर दो ना। आप रियोस्टैट को क्या करो, पहले ही 0 कर दो। रियोस्टैट को अगर पहले ही 0 कर दोगे तो ये सब टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्यों भाई, पहले से ही करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। देखो रियोस्टैट को 0 करना भी सही सॉल्यूशन नहीं है। रियोस्टैट को 0 करना भी सही सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको जो ये करंट, जैसे अभी इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापना था 22 वोल्ट नापना था। कितना नापना था? 22 वोल्ट। और आपने रियोस्टैट को 0 कर दिया तो इस वायर के अक्रॉस जो ड्रॉप आ गया वो 1000 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। कितने वोल्ट का ड्रॉप आ गया बेटे? 1000 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो 1000 वोल्ट का ड्रॉप अगर इस पूरे वायर में आ रहा है, मान लो वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने वोल्ट का ड्रॉप आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 100, यानी पर सेंटीमीटर 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। पर सेंटीमीटर 10 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। तो 2 सेंटीमीटर में ही 20 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा। मतलब आपने जॉकी को यहां से मूव करना चालू किया और जैसे ही थोड़ा सा मूव किए वैसे ही आपका बैलेंस पॉइंट आ गया। तो उसमें क्या है, उसमें उसमें आपको रीडिंग में जो एरर आने के चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि रियोस्टैट का क्या काम क्या होता है? रियोस्टैट कंट्रोल्स करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर and it is adjusted so that the total drop across potentiometer wire is total drop across potentiometer wire is comparable to and greater than the drop which is to be measured। मतलब परफेक्ट परफेक्ट कंडीशन क्या होती है कि इफ यू वांट टू मेजर, लेट्स से आप मेजर 22 वोल्ट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम ड्रॉप आप क्या करो, कुछ 45 वोल्ट के लगभग रख लो, डबल के आसपास रख लो। तो उससे क्या होता है, आपके जो बैलेंस लेंथ है वो बीचों बीच में आ जाएगी ना बेटा। बैलेंस लेंथ जो आ जाएगी वो किधर आ जाएगी? बीचों बीच में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. बैलेंस लेंथ बीचों बीच में आ जाएगी तो उससे क्या है, आपकी एरर, मेजरमेंट की जो एरर आएगी वो कम आएगी, है ना। आपको बड़ा स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, है ना। जैसे कोई पर सेंटीमीटर ड्रॉप आपका ज्यादा अच्छा आ जाएगा। ये बात समझ में आती है?
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना? बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, sir. ठीक है बच्चों, ओके बाय। अच्छा, अभी आप लोग क्या है, अभी आप इसका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? Right, sir. ठीक है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हैं। बाय बच्चों। सर